नाजरीन, आज हमने बात करनी है यूरोप के तहजीबी बयानिए पर। यूरोप के इस तहजीबी बयानिए को समझने के लिए हमें तारीख से रुजू करना होगा। तारीख हमें बताती है कि 15वीं सदी यूरोपियन रेनेसां यानी यूरोप की निशत सानिया की सदी थी। यूरोप में बेदारी की एक लहर पैदा हुई और आगे चलकर इसी लहर ने वहाँ एनलाइटनमेंट मूवमेंट यानी रोशन ख्याली की तहरीक को जन्म दिया। रोशन ख्याली की तहरीक यूरोप में हमजहत इनकलाब का सबब बनी। रोशन ख्याली की तहरीक से साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया और इसी के बतन से साइंटिफिक रेवोल्यूशन के साथ साथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आया। तो यूरोप में जहां एक कदर पैदावार में ग्रां कदर इजाफा हुआ, वहीं यूरोप मिलिट्री वारफेयर में भी बहुत एडवांस था। अब उन्हें अपनी अशिया की फरोख्त के लिए मार्केट की तलाश थी। इसके लिए उनके जहन में यह सौदा सफाया कि क्यों ना बाकी दुनिया को अपना बाजगुजार बनाया जाए। तो माइट इज राइट, तो बहरहाल जंगल का कानून है, तो इसके लिए उन्हें मॉरल लेजिटिमेसी की जरूरत थी। इसके लिए वहां ये तसव्वुर परवान चढ़ा कि हर कौम के बस की बात नहीं है कि वो तहजीब को जन्म दे। तहजीब को जन्म देना यूरोप का ही अखुस्सुल खास है। इसके लिए ये मफरूज़ा पेश किया गया कि यूरोप का जो आदमी है उसका आसाबी निज़ाम इंतहाई तरक्की याफ्ता और मजबूत है, इसलिए वो केपेबल है कि वो किसी तहजीब को जन्म दे। एक बड़ा मज़ा का खेज नाजरीन के सोरबोन यूनिवर्सिटी फ्रांस में पीएचडी का थीसिस पेश किया गया, जिसकी आउटकम ये बताई गई थी कि जो मगरबी आदमी है उसके दिमाग का खुलिया मशरकी आदमी के दिमागी खुलिये से साइज में भी बड़ा है और कैपेबिलिटी में भी ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। तो अब मॉरल लेजिटिमेसी के लिए जो मॉरल प्रिंसिपल्स तैयार किए गए वो क्या था? वाइट मैन सुप्रीमेसी, वाइट मैन्स बर्डन, मिशन सिविलाइजेशन। लिहाजा पूरे मशरिक यानी अफ्रीका और एशिया समेत दीगर कंटिनेंट्स को भी अपना बाजगुजार बना लिया गया। लेकिन नाज़रीन, एक खुशगवार डेवलपमेंट 1904 और 1905 में जापान और रूस के दरमियान जंग से पैदा हुई। इसमें जापान ने रूस को एक इबरतनाक भरपूर शिकस्त से दोचार किया। ये 100 साल में पहली दफा ऐसा हुआ था कि किसी ईस्टर्न कम्युनिटी ने या किसी ईस्टर्न कौम ने एक वेस्टर्न पावर को, और वो भी बहुत बड़ी यानी रशिया जैसी पावर को शिकस्त दी। तो रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि ये इतना बड़ा वाकया है कि वर्ल्ड वार 2 से भी बड़ा इंपैक्ट इस वाकये की वजह से था जिसने डीकोलोनाइजेशन को जन्म दिया। ये इतना बड़ा वाकया था कि लॉर्ड कर्जन जो उस वक्त वाइसराय थे इंडिया में बरतानवी, उन्होंने 10 डाउनिंग स्ट्रीट को एक खत में एक बड़ा कमाल जुमला लिखा, जिसमें वो कहते हैं कि द रिवर्बरेशंस ऑफ जापान्स विक्ट्री ओवर रशिया केम लाइक अ थंडर क्लैप थ्रू द विस्परिंग गैलरीज ऑफ द ईस्ट। यानी वो ये बता रहा था कि इसे सिर्फ जापान की फतह ना समझा जाए, इसको पूरा ईस्ट अपनी फतह तस्वर कर रहा है, क्योंकि वो 100 साल लिटरेचर जिसके जरिए यूरोप ने ये बावर कराया था मशरिक को कि यू आर बैकवर्ड देयरफॉर यू आर गोइंग टू बी कॉलोनाइज्ड। आप साइंटिफिकली बैकवर्ड हो, आप मॉरली बैकवर्ड हो, आप टेक्निकली बैकवर्ड हो, आप रेशियली बैकवर्ड हो, इसलिए आप कॉलोनाइज्ड हुए हैं। तो ये ऐसा वाकया था जिसने इस वाइट मैन सुप्रीमेसी के पूरे मिथ को रेजा रेजा करके रख दिया। हम आज़ाद हुए, डीकोलोनाइजेशन हुई। नाजरीन, फिर एक अंदोहनाक वाकया ये हुआ कि जो पेट्रोल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं यानी अरब ममालिक, उनके सरमाए को इस्तेमाल करते हुए मगरबी दुनिया ने हमें फिर कॉलोनाइज कर लिया, और इस बार जियोग्राफिकली नहीं इकोनॉमिकली यानी हमारी मईशतों को बाजगुजार बना लिया गया। आज हम देखते हैं कि इस वक्त हमारा जो सेकुलर निज़ाम तालीम का परवुर्दा जहन है वो इस बात को यानी मगरब के बातवातुर और बिल इसरार इस बयानिए का इतना सरेंडर हो चुका है कि वो ज़हनी तौर पर मान चुका है कि हम जो है वो मगरब के मुकाबले में इन्फीरियर है।
तो नाज़रीन, किसी भी कौम की तरक्की के लिए सबसे पहला कदम खुद शनासी और ख़ुद एतमादी का होता है, और ये उस कौम का निज़ाम तालीम दिया करता है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से खिताब करते हुए कहा था कि हमें एक ऐसा निज़ाम तालीम वज़ा करना होगा जो हमारे स्पिरिचुअल आइडियल्स को अकोमोडेट करता हो। 27 नवंबर 1947 को हमारे पहले जो मिनिस्टर थे एजुकेशन के, फजलुर रहमान, वो भी एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस से इसी बात पर जोर दे रहे थे। मोहम्मद असद ने कायद-ए-आज़म को ये यकीन दिलाया था कि हमें अपना निज़ाम तालीम तैयार करना होगा, हमें मगरिब के सेकुलर निज़ाम तालीम को कंटिन्यू नहीं रखना चाहिए। तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगरचे 3 साल हमारे यहाँ तालीमी इदारे काम ना भी करें तो कोई मज़ायका नहीं, हमें पूरी पॉलिसी वज़ा करके एक अपने मॉरल आइडियल्स, अपने स्पिरिचुअल आइडियल्स की रोशनी में तैयार करना होगी। लेकिन कायद-ए-आज़म की जल्द रेहलत की वजह से ये मंसूबा परवान न चढ़ सका, और मोहम्मद असद की जो तालीमी पॉलिसी का मुसव्वदा था वो सर ज़फ़रुल्लाह खान की डस्टबिन में पाया गया। तो इसी की सज़ा हम भुगत रहे हैं। नाज़रीन, हमें अपने तशख़्ख़ुस, अपनी कौमी शनाख्त को पहले खुद शनासी की तरफ बढ़ना होगा, खुद एतमादी की तरफ बढ़ना होगा। बेमार का दुनिया में उभरती नहीं कौमें, तो हमें खुद शनासी से ही और अपनी पहचान और अपने तस्लीम से ही अपने मकाम को, अपने तहजीबी अनासर की यकजाई से ही अगर हम दुनिया में मुकाबला करने पे आएँ तो अपनी शख्सियत, अपने कौमी तशख़्ख़ुस को मनवा सकते हैं। वरना हमने एटम बम भी बना के देख लिया है, भले हमारी स्टॉक एक्सचेंजेस वॉल स्ट्रीट को भी सरपास कर रही हो, तो भी हमारा ज़ाती तशख़्ख़ुस की वो अलंबरदार नहीं हो सकती। ज़ाती तशख़्ख़ुस अपने अज्जा व अनासर तहज़ीब से ही पैदा हो सकता है, जिसको निज़ाम तालीम के ज़रिए ही हम अपनी यंग जनरेशन में इनकलकेट कर सकते हैं।